गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, आज रात का क्लास कल करेंगे। आज डीपीपी दे रहा हूं, उसको एक बार ट्राई कर लेना। कल एक रात में 10 बजे क्लास करेंगे, 10 से 11, या 9:30 भी कर सकते हैं। 9:30 कुछ होता है क्या तुम लोग का? खाना खाते हो तो ऑनलाइन होगी ना, खाना खाते रहना, उसमें क्या है। 10 बजे, 10 बजे 10 बजे ठीक है। 10 से 11 करें, 1 घंटे का ही सेशन करेंगे। उसमें जैसे मैंने अभी 30-40 क्वेश्चंस निकाले हैं जो डिस्कस करूंगा। तो एक सेशन कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ऐसे हर दिन करेंगे 1-1 घंटे का। तो हर दिन कुछ 10-12 सवाल, 15 सवाल, जितने भी हो जाएं उसको करेंगे। तो फॉर्मूला वगैरह अगर तुमको प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे आज 1-2 क्लास ले रहा था मैं, एक नीट का आरईपी बैच चल रहा है, उसमें आज हमने 15 क्वेश्चंस किए 1 घंटे के अंदर। 15 सवाल, बहुत जल्दी जल्दी सवाल दिया, तुरंत सॉल्विंग। तो फॉर्मूला पता है तो खटाखट लगाओ और सॉल्व करो, तो आप लोग भी कर लेंगे। तो आज का डीपीपी थोड़ा डिस्कस, हाँ मतलब वो कर लेना, ट्राई कर लेना। उसमें डीपीपी हाँ पोटेंशियल का ही है, पोटेंशियल एनर्जी का है, और पोटेंशियल का है, और शायद एक कंडक्टर वाले फील्ड का है, यानी सॉलिड स्फीयर का फील्ड क्या होता है उसमें। कुछ थोड़े सब तरह के सवाल है, मतलब मैंने नीट और उसके हिसाब से नहीं बनाया, वो उसमें सब है। तो थोड़ा एडवांस के भी सवाल है, वो आप देख लेना, तो सोल्यूशन देख लेना ऐसा क्या है उसमें। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लंबा जा रहा है, छोड़ देना नीट वाले। तो जेई के लिए भी है और उसके लिए भी है, डीपीपी में। तो ऑब्जेक्टिव सवाल तो सारे कर लेना, सब्जेक्टिव में चॉइस है आपकी, आप करना, नहीं तो स्किप कर देना। आप लोग जो बाकी लोग हैं, लिंक भेज दीजिए। अच्छा, लिंक भेज देते हैं, ये लो। अरे हाँ, लिंक भाई ले लो। अब हम लोग आज बहुत जरा सा ही है हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट जो बचा है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल तीसरा और अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके अलावा 1-2 छोटे मोटे फॉर्मूले केसेस कुछ इधर उधर छुपे होंगे, तो वो जो हम प्रैक्टिस सेशन में उनमें कर लेंगे। नहीं तो एक क्लास डाइपोल खत्म होने के बाद एक ओवरऑल एक रिवीजन क्लास करेंगे। उसमें कोई फॉर्मूला, कोई केस ऐसा है जो छूट रहा है या कहीं दबा कुचला पड़ा है, वो भी लिख देंगे, खत्म करेंगे। क्यों भाई? बट रिवीजन बार बार होना चाहिए आपके तरफ से, तभी मजा आएगा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है अब। ये करो जरा, लास्ट क्लास में किया हमने। ऐसा सवाल लोग कैपेसिटर अगले चैप्टर में करते हैं, ये वाला सवाल हम लोग अभी निपटा देते हैं। कल किया था कि ये, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके हिसाब से चलता है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल चलता है? बोलो भाई, इंटरनेट वालों। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस के प्रोपोर्शनल, रेडियस का वैल्यू दिया है देखो, 2 और 3। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? 2 और 3 मतलब ऐड करो, टोटल कितना हो गया? तो इसको कितना मिलेगा? 2/5। उसको क्या मिलेगा? हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो इसको Q1 लिख देते हैं। Q1 इक्वल टू, बोलो, 2/5 इंटू टोटल चार्ज लिख दिया 10 + 20, कितना आ गया? 12 माइक्रोकूलम लिख दिया। Q2 का वैल्यू लिख देते, या 30 है टोटल, 12 उसके पास है, इसके पास कितना है? 18। हाँ, 18 हो गया। 12 और 18 मिला के 30 हो गया। समझ गए क्या? एक ही तो निकालना है। अभी अगर मैं वायर देखूं तो वायर में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, मतलब व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर व्हेन द वायर वाज कनेक्टेड? बोलो।
हाँ ये इसका 10 था, 10 अभी 10 से बदल के 12 हो गया। ये 10 तो था ही, लेकिन फाइनल चार्ज इस पे 12 है। उससे कितना चार्ज कम गायब हुआ वो देखो, वो कितने पे था। तो किससे करें, इसको माइनस करें उसको माइनस, इसको वाला करें। ये 12 माइनस 2 से गलत आएगा सर, होने उसको 20 से 18 माइनस करेंगे तो 2 बेटर 2 है, और 12 माइनस 10 किया तो ये 2 अच्छा नहीं है, छोटा ही है, ये 1 रह जाएगा। सेम है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितना चार्ज वायर से फ्लो किया। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं वायर में चार्ज किधर से किधर फ्लो किया, मतलब कौन से स्फीयर से किस में। तो ऐसा नहीं बोला सर बड़े स्फीयर से छोटे में जाता है, ऐसे नहीं होता। हायर, अब ये पता करना पड़ता है ना पोटेंशियल हायर किसका है, तो उस वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहां तो दिख ही रहा है कि ये 20 से 18 हो गया। चलिए समझ गए। एक सवाल और, चलो ये स्टेटमेंट है, ये हमने पहले भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अभी इस स्टेटमेंट की बहुत जरूरत है हमें। ठीक है, अब जो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, तो इन लोगों को भी बता देता हूं। कल शाम को 10 बजे, आज नहीं है, कल शाम को 10 बजे से 11 बजे तक एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे इसके सवालों का, जिसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल और ये सब खेल, वर्क डन, ये इसी तरह का सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, फील्ड एंड फोर्स, तो फर्स्ट पार्ट का नहीं करेंगे, सेकेंड पार्ट का डिस्कशन के लिए अलग से क्लास लगा दिया, नॉर्मल अपनी क्लास का टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। और 40-50 सवाल मैं आपको एक एक करके देता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा, देता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। आप भी साथ साथ नोटबुक में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको, उसे नहीं बाद में नोट करेंगे, उसको साथ सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेशन है वो, उसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू स्लोली मूव अ चार्ज Q फ्रॉम एक्सटर्नल पोटेंशियल V1 टू V2। मतलब ये मैंने सिखाया था आपको कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू पहले से V है, वहां पे एक चार्ज Q रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज क्या हो जाएगा, Q इंटू V। अब इसमें V पोटेंशियल कौन बनाता है, हाँ ये फिक्स्ड चार्जेस है या अदर देन Q, समझ गए ना। Q के अलावा जो चार्जेस हैं वो पोटेंशियल बनाएंगे, और Q से मल्टीप्लाई करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विद अदर चार्जेस आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात हो चुकी है हमारी। तो हमने इसका क्या मतलब हुआ, Q इंटू V2 माइनस Q इंटू V1, इसका क्या मतलब हुआ, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, U2 माइनस U1, याद है, ये यही चीज लिखा था हमने, लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस U2 माइनस U1। अब यहां U2 का वैल्यू कैसे लिखा, QV2 माइनस QV1। नॉर्मली किसी भी सवाल में Q कौन सा चार्ज होगा, जो चल के जा रहा होगा, और V2 V1 कौन होंगे, जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनके वजह से बनने वाला टोटल पोटेंशियल V2 होगा किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे V1, मतलब फाइनल point is V2 and initial point is V1. We are moving this system from V1 to V2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो करा हुआ है ना हमने। ठीक है, और इसी तरह का अगर फील्ड का वर्क डन पूछा जाए तो बोल रहा चार्ज कितना वर्क कर रहा है, फील्ड कितना वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या हुआ, कूलम्स लॉ, कूलम वाले फोर्स का वर्क डन क्या हुआ, ऐसा सवाल पूछा तो समझ गए क्या। तो ये U1 माइनस U2 को अलग से लिख दिया, V1 माइनस V2 इंटू Q। बहुत कोई नई चीज नहीं, पुरानी चीज है भैया, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। ये सवाल ट्राई करते हैं। Positive and negative charge point charges of equal magnitude are kept at 0, 0, a by 2, equal magnitude लिखा, and 0, 0, minus a by 2 respectively. Work done by electric field when another positive charge is moved from point number 1 to point number 2. तो यहाँ पे point number 1 का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है और point number 2 का, तो जो चार्ज फिक्स है वो दिख रहा गया, लिखा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज और एक वैल्यू नहीं दिया, तो हमको कौन सा वैल्यू निकालना, चारों ऑप्शन में केवल साइन लिखे हुए कि पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे अगर वर्क डन बाय फील्ड हमें चाहिए तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Q V1 माइनस V2, मतलब अगर इनिशियल पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, इनिशियल पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर इनिशियल पॉइंट पे
है और बाद वाला ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, और दोनों बराबर है तो जीरो आ सकता है। बाद में हम देखेंगे पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये फोर्थ वाला तो गड़बड़ है। पाथ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड का ही कॉन्सेप्ट होता है और पोटेंशियल उसी पोटेंशियल एनर्जी से बना है, तो कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। मतलब किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किस रास्ते से चार्ज चल के गया उस पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल V1 होता है, दूसरे पॉइंट का V2 होता है। V1 से V2 चलते समय कौन सा रास्ता लिया उस पर डिपेंड, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी थी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स है। दो तरह की फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह की है। एक वो जो क्लोज्ड लूप बनाती है, वो आगे चल के किसी चैप्टर में आएगा, उसको हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक बार लिखा था आपने, नहीं लिखा था? मैंने ऐसे सिखाया था आपको कि कभी भी क्लोज लूप दिखे और कोई बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो बोलना हाँ है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन बोले कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है क्या? नहीं बनाती। दोनों के बेसिक नेचर में क्या डिफरेंस है? जो क्लोज लूप है वो नॉन कंजर्वेटिव वाले फील्ड है, वो आगे आएंगे, और इस चैप्टर में जो फील्ड है वो, लेकिन उनके क्लोज लूप पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। ये एक बार करा हुआ है हमने, हाँ, लेकिन उसको बोलते क्या है? बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोलते हैं। उसका दूसरा नाम भी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद वो लिखा होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कौन बनाता है? स्टेशनरी चार्ज बनाते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलग है, ठीक है? आपने सुना है, आपने वो फील्ड भी देखी है, आपको उस फील्ड के बारे में पता है, लेकिन आप अभी रिलेट नहीं कर रहे हैं। कभी आपने फैराडे का वो लॉ सुना है जिसमें एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाए तो उसमें करंट फ्लो करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं उसको, इंड्यूस्ड है, 10th में होता है भाई। इंड्यूस्ड बोलते हैं ना, अगर मैग्नेट को किसी कॉइल के पास या दूर लेके जाए, तो मैग्नेट पास या दूर जा रहा, मतलब क्या हो गया? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कुछ समझ में आ गया? टाइम के साथ बदल, मैग्नेट को रखोगे तो कुछ नहीं होता, मैग्नेट को पास या दूर लेके जाओ, ऐसे खिसकाओगे तो होगा, है ना भाई? बिजली उसी से बनाते हैं, मैग्नेट के बाजू में कॉइल घुमाते रहते हैं, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है, बदलती रहती है, तो वो कैसी हो जाती है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक अपने आप क्या जनरेट होने लगता है? जादू से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वायर में इलेक्ट्रॉन को चलाने लगता है, चलाने लगता है तो क्या बन जाता है? करंट हो गया, बल्ब चमकने लगा, ठीक? ऐसा तो सुना हुआ है, वो आगे आएगा, हमारे सिलेबस में है। इस सवाल को करते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इस लाइन को वाई एक्सिस बोल दिया, ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस हो गया, फिर ये एक्स एक्सिस है। पहचान में आ रहा है? एक्स एक्सिस वाई, ठीक है। अभी जो जेड एक्सिस मतलब चार्जेस जो रखे, बोल रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो कहाँ रखे बताओ? एक रखा a/2 ऊपर, एक रखा a/2 नीचे, इसको प्लस क्यू लिख दिया और इसको माइनस क्यू लिख दिया, बराबर मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक है? ये चार्ज का बोल दिया a है, ये b है, ये फिक्स है। अब तीसरा चार्ज देखो कहां से कहां लेके जाना है बताओ? ये क्या लिखा है? लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a00। -a मतलब एक्स एक्स, यहां पे दिखा क्या? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां -a। इसको मैं एक और प्लस क्यू लिख देता हूं, इस पॉइंट को c बोल देता हूं। और फिर यहां जा रहे हैं 0a0, ये कौन सा पॉइंट आ गया? y एक्सिस पे यहां से a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां इस पॉइंट का नाम d लिख देंगे। तो c से चल के d पे लेके जाना है, ठीक है? मामला बहुत सिंपल हो गया। जब भी किसी चार्ज को मूव करेंगे तो चार्ज इनटू पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल कौन बनाएगा? जो चार्ज चल रहा वही बना देगा क्या? कौन बनाएगा? ये सीख गए क्या हम लोग? कौन से चार्ज फिक्स है दिख रहा है इसमें? तो जो चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पोटेंशियल किसका लिखेंगे? क्या ये डिस्टेंस आपको कुछ समझ में आ रहा है? निकालना नहीं है। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये कितना डिस्टेंस है? ये भी r है। तो ऊपर वाला प्लस चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा?
प्लस के क्यू बाय आर, नीचे वाला माइनस क्यू क्या बनाया, माइनस के क्यू बाय आर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वहां पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ये V1 का वैल्यू 0 हो गया। ऐसी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस का भी जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बन रहा है, जीरो। तो ऊपर वाले का भी जेड का भी इधर से वाई के साथ आर डिस्टेंस है, नीचे भी आर डिस्टेंस है, तो प्लस वाला प्लस बना रहा, माइनस वाला माइनस बना, टोटल क्या हो गया, तो यहां पर भी पोटेंशियल हो गया 0। आंसर क्या आ गया, पोटेंशियल ही 0 आ गया दोनों जगह, समझ गए क्या। तो किस रास्ते से लेके जाएंगे तो वर्क डन 0 मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या। कोई बोलता नहीं पहले एक्स में चलें फिर वाई में चलें तो वर्क डन क्या आएगा, आप बोलो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी रास्ते से आओ, आंसर केवल इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो दोनों वैल्यू 0, आंसर हो गया 0। सवाल समझ में आ गया। अगर कोई और रैंडम 2 पॉइंट दे देते तो, जैसे ये 2 चार्ज है, यहां पे रैंडम 1 पॉइंट दे दिया, तो अगर आप कहते भाई ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, तो के क्यू बाय R1 पॉजिटिव हो गया और माइनस के क्यू बाय R2 नेगेटिव हो गया, तो यहां पे देख लेते हैं पोटेंशियल का कुछ वैल्यू। फिर दूसरा भी कोई रैंडम पॉइंट होता तो R3 और R4 से फिर नया पोटेंशियल निकाल लेते, ये V1 हो जाता, इसको Q से मल्टीप्लाई कर देते तो U1 आ गया, V2 हो गया, Q से मल्टीप्लाई कर दिया तो U2 आ गया, फिर W की जगह U1 माइनस, ये फील्ड का वर्क डन निकाल देना। एक्सटर्नल पूछा तो इस पे कंट्रोल रखेंगे अपने आप, आपको बिल्कुल आइडिया रहेगा कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। फील्ड लिखा है तो अलग आंसर आते हैं, एक्सटर्नल लिखा है तो अलग आंसर आते हैं, कुछ नहीं लिखा तो एक्सटर्नल ही होता है। सही चीजें ही याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी लास्ट क्लास में किया हुआ है, सवाल पढ़ते ही जवाब दे दो, कहानी खत्म करो। जो लोग घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी जवाब दे सकते हैं, ओके लेटे सर। नहीं रहो। एसी चला के लेट गए पता चला। हाँ जी, क्या है, हाँ ये हमने कल के क्लास में किया था कि कभी भी छोटे कंडक्टर के ऊपर सेकंड। एक हॉलो बड़ा कंडक्टर चढ़ा हुआ है और वायर से जोड़ दिया, तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर वाली बात बता रहे हैं, अंदर से सारा चार्ज निकल के फटाफट की तरफ निकल लेता है, बाहर निकल लेता है, तो बताइए फाइनल चार्ज ऑन छोटा स्फीयर क्या होगा और फाइनल चार्ज ऑन बड़ा स्फीयर क्या होगा। 3Q कहां से आ गया, 3Q इंड्यूस 2Q होके। हमने दिया और Q घुस गया उधर से, तो 3Q हो गया टोटल। और वायर से कितना चार्ज मूव करा, अंदर से जो बाहर गया Q मूव Q। करा, क्या। तो पहले डिटरमाइन द फाइनल चार्जेस, तो इनर शेल का चार्ज 0 और आउटर शेल का 3Q, और चार्ज फ्लोन कितना है, ठीक है। यहां पे आपको ऐसे नहीं करना सर, पोटेंशियल तो आपने बराबर किया ही नहीं सर, आपने वो तो करा ही नहीं कि R1 रेडियस पे R1 के प्रोपोर्शनल होगा और R2 वाले पे R2 के, वो कब करना है जब 2 स्फीयर ऐसे अलग अलग रखे हैं, वो बैठा हुआ लंदन में, वो बैठा हुआ बॉम्बे में, समझ गए क्या। फिर उनके बीच में वायर लगा दिया है, तब आपको रेडियस के प्रोपोर्शनल बोलना, वो अलग सवाल है। उसमें 2 कंडक्टर अलग अलग बाहर दूर दूर रखे हैं, आपको वापस उनको वायर से जोड़ना है। इसमें कहां है, एक हॉलो कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर अंदर बंद है भाई, बंद है, तो अपने आप अंदर से बाहर की तरफ ही चार्ज भागेगा। सर इसको इंड्यूस करके नहीं करना ना। नहीं करना, अब इंड्यूस तो कुछ होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां चार्ज खाली क्या हो हो गया। गया, तो सामने 0। क्या हो गया 0 का है। 3Q। अब एक सर बाहर 3Q अंदर तो -0 कर देंगे, अपोजिट नहीं होता था, 0 है तो यहां 0, तो बाहर कितना, बाहर 3Q है, तो टोटल चार्ज तो बाहर ही रहेगा। बाहर वाले 3Q को कोई फर्क, ये हमेशा ही बाहर 3Q होना था। अगर अंदर Q है, यहां जैसे अंदर Q है, तो यहां सामने कितना बनता था, -Q बनता था, तो बाहर कितना बनता था 3। बाहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब ये नहीं कहना अच्छा सर इसमें 3Q हो गया, अगर अंदर कुछ चार्ज होता तो 3Q नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर तो 3Q ही रहता है। सोचिए देखो, हमने बड़े स्फीयर को कितना चार्ज दिया हुआ है, 2Q दिया हुआ है, जिसमें से अंदर के सरफेस में -Q है, तो दोनों मिला के तो 2Q ही होना चाहिए। ये सब 50 बार बातें हो चुकी हैं।
एक और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही कम पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आगे वाले चैप्टर में भी दिखाई देगा। अर्थिंग बहुत बार आएगी, तो इसका असली मतलब समझ जाएंगे। और हजारों सवाल नहीं कर रहे, मैं जो एक दो सवाल कराऊंगा बस वही आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो 2-3 सवाल प्रैक्टिस सेशन में कराएंगे और एक सवाल अभी करा रहा हूं। जो सवाल करा रहा हूं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको किसी किसी प्रैक्टिस बुक में भी दिखेगा। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना, बहुत ही कम पूछते हैं इसको। अर्थिंग में एक कंडक्टर को वायर से अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा डिजाइन बना है, मतलब समझ जाना है क्या, अर्थिंग हो गया, अर्थ पे कनेक्टेड है। तो इसमें रूल क्या है, अर्थ इज अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, यही रूल है। क्योंकि कोई भी हम लोग नॉर्मल स्फीयर बनाए या कंडक्टर बनाए तो उसका साइज अर्थ के बराबर होगा क्या, क्यों होगा, छोटे छोटे हैं। तो ये सब साइज अर्थ के साइज से बहुत छोटे हैं। अब किसी, जैसे अर्थ है, उसका रेडियस इंफिनिटी है, तो इसके अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है मान लो, तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर के हिसाब से लिखा, तो आर टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर को हमने 0 लिख दिया। अब अगर इसका चार्ज Q से बदल के Q1 कर दो, तो के Q1 बाय आर के हिसाब से आंसर अभी भी 0 है। मतलब तुमने बोला हमने एक कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया, तो इस कंडक्टर से चार्ज निकल के अर्थ में चला गया, तो अर्थ का चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज बढ़ जाने से अर्थ को कोई फर्क। अभी हम थोड़ी देर पहले करते थे तो हम बोलते थे एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करो, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से कब तक फ्लो होता है, तो एक से जब चार्ज निकल रहा है तो उसका चार्ज डिक्रीज करता तो पोटेंशियल डिक्रीज करता, दूसरे में चार्ज जा रहा बढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता, बाद में दोनों बीच में कहीं बराबर पकड़ते हैं वैल्यू, मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं भी बीच में। ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो हो सकता है 7 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे या 5 वोल्ट, कहीं भी बीच में आपस में मैच करेंगे। अर्थ कह रहा है मैं अपने पोटेंशियल को चेंज नहीं होने दूंगा चाहे जितना भी चार्ज भेजो, तो दोनों कहां पे मैच करेंगे, मैच ही नहीं करेंगे। वो चार्ज 10 वोल्ट पे है और ये कंडक्टर 10 वोल्ट पे है और ये कंडक्टर 0 वोल्ट पे है, और ये कह रहा मैं 0 से हिलूंगा नहीं। तो बताइए अब अर्थ करने पर यानी कनेक्ट करने पर चार्ज हायर से लोअर चलता है, कब तक चलता है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और ये कह रहा मैं 0 से ऊपर आऊंगा नहीं, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, 10 वाले। समझ गए क्या, खेल समझ गए। वो हिलने वाला नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जो कंडक्टर को अर्थ करोगे उस कंडक्टर का पोटेंशियल, तो हमने क्या बोल देना है, रूल क्या हो गया, अर्थ कंडक्टर हैज 0 पोटेंशियल ऑलवेज, ठीक है। चार्ज का कहानी नहीं है, अर्थ का पोटेंशियल 0, अर्थ से जिस कंडक्टर को भी कनेक्ट किया वो उसका भी पोटेंशियल, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम बढ़ा नहीं सकते तो वो तो घटा सकते हैं ना भाई, तो 0 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है आगे चल के वो मैं दूर कर रहा हूं। आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब एक कंडक्टर है, एक स्फीयर है अकेला, उसको चार्ज दे दिया, तो चार्ज डालने से इसके सरफेस पे फैल गया होगा चार्ज, उस चार्ज की वजह से इसके अंदर हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल बन गया होगा। मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनके सरफेस के हर पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है। जैसे अगर ये पॉइंट 5 वोल्ट का है तो सारे पॉइंट 5 वोल्ट के हैं, सारे 5 वोल्ट के हैं। फिर मैंने वायर से इसको अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, तो इसका जो पॉइंट कनेक्ट करेंगे वो पॉइंट 0 वोल्ट पे हो जाएगा, तो सारे 0 पे हो जाएंगे। आप ये नहीं कहना सर ये पॉइंट कनेक्ट किया तो यही पॉइंट को 0 करो, पॉइंट नहीं, पूरा कंडक्टर एक ही होता है, उसका हर पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे रहता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आइसोलेटेड यानी अकेला कंडक्टर है तो चार्ज डाला, उसके पास चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, चार्ज फैल गया इस पे,
क्या फैला हुआ चार्ज अपना पोटेंशियल बनाएगा? कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि सर इसने बनाया उसने काट दिया, उसने बनाया उसने काट दिया। चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा। जब अर्थ करोगे तो ये सारा चार्ज निकल के अर्थ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जरा भी चार्ज बचा तो वो पोटेंशियल बनाएगा, और पोटेंशियल को क्या करना है? जीरो करना अर्थ करने के बाद। तो नॉर्मली सिंगल कंडक्टर कहीं लगाओ और अर्थिंग कर दे तो उस पे जो एक्सेस चार्ज है वो अर्थ पे चला जाता है। इसीलिए 3 प्लग वाला जो हमारा सॉकेट होता है ना, उसमें एक ऊपर वाला अर्थ में चलता है, क्योंकि हैवी मशीनरी में बार बार ऑफ ऑन करने से समहाउ कहीं कहीं से भी अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ ना कुछ करंट बन रहा है, तो कहीं कहीं से इंडक्शन से खींच खूंच के दीवारों से इधर उधर से कहीं कहीं से चार्ज इकट्ठा कर लेता है। तो कभी कभी किसी अप्लायंस को ऐसे छूते हैं तो थोड़ा झटका मारता है ना? तो फिर बिजली वाले को बोलता आपके यहाँ अर्थिंग ठीक नहीं है। अर्थिंग ठीक नहीं मतलब आपका जो सॉकेट है वो ऐसा नकली बना दिया उसने। तीसरे में होल तो दिख रहा है लेकिन वो अर्थिंग होना चाहिए, उसको कनेक्ट होके सारे सॉकेट के तीसरे वाले बड़े वाले पॉइंट से सारे के सारे कनेक्ट होके अर्थ में घुसने चाहिए। तो कोई भी जैसे नॉर्मली बड़े अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में झटका लगने का खतरा काफी अच्छा रहता है अगर अर्थिंग वाला नहीं है तो नॉर्मली सारे अप्लायंसेस में 3 प्लग वाला उसी में देंगे जो इतना हैवी है कि खींचता है लाइट ज्यादा। तो अभी मतलब उसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, उसके सरफेस पे चार्ज बैठा हुआ है, तो अर्थिंग होगा तो क्या करेगा? उस चार्ज को लेके अर्थ में डंप कर देगा। तो तुमको कुछ नहीं सोचना है कि हम ऑन करेंगे, वो हर दिन हर समय चल रहा है। तो जब भी ऑन किया तो उसकी जो भी सर्किट है, सर्किट की वजह से हो सकता है कहीं से चार्ज उसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो किस स्टैंड पे रखा है, किस दीवार को टच कर रहा है, कहां से हो रहा है, कहां से खींच लेगा पता नहीं, तो वो अपने आप खींचता है। ठीक है ना? और खींच के बैठा हुआ है, तुम टच करोगे तो झटका मारेगा, लेकिन अर्थिंग है तो अर्थ में निकल जाएगा। तो सर्किट सॉल्विंग की बात नहीं है। ऐसे अकेला कंडक्टर है तो चार्ज न्यूट्रल कर देता है, लेकिन अकेला है। अब देखो मैं दूसरी बात बता रहा हूं। मान लो एक स्फीयर को चार्ज क्यू दिया और फिर मैंने इसको अर्थ कर दिया, क्या होगा? आउटकम क्या होगा? आप बोलेंगे अगर जरा भी चार्ज बचेगा तो स्फीयर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर तो होगा ही। अब लेकिन हमने इसको अर्थ कर दिया, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? तो जीरो करने के लिए क्यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो। भाई रेडियस तो बदल नहीं सकते हैं, चार्ज ही बदल सकते हैं। तो सारा चार्ज यहां से निकल के कहां चला जाएगा? ये तो तब जब सिंगल कंडक्टर है तब। अब हमने देखो दूसरा एग्जांपल बोलता हूं। मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है, ये जब हम इंडक्शन कर रहे थे तब मैंने सिखाया था, और फिर इसको अर्थ कर दिया। देखो कभी भी कंफ्यूज ये नहीं होना कि सर आप इधर से अर्थ करें, इधर से अर्थ कर दें तो क्या होगा। अर्थ किधर से कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए क्या? क्योंकि पूरा कंडक्टर एक ही है। कंफ्यूज नहीं होते उसके चार्ज की, अरे उधर कर दिया अब उधर से निकल जाएगा, इधर करेंगे इधर से निकल जाएगा। ठीक है, देखना ये प्लस क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसा पोटेंशियल बनाना चाहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। पॉजिटिव चार्ज कहीं रखोगे तो दुनिया में सब जगह कैसा पोटेंशियल बनाएगा? के क्यू बाय आर। फॉर्मूले में क्यू को पॉजिटिव रखो, क्या आएगा आंसर? तो ये कहेगा, यहां भी बोल रहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सब जगह इस पर भी तो पोटेंशियल बना रहा होगा, ये पॉजिटिव बना रहा है। फिर मैंने इसको अर्थ कर दिया। अब अर्थ करने के बाद इसका क्या ड्यूटी हो गया, मतलब व्हाट दिस कंडक्टर, व्हाट डज दिस कंडक्टर वांट? ये कहता भाई अब अर्थ कर दोगे तो मेरा पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। लेकिन बाजू वाला जो चार्ज रखा है वो यहां पे कितना पोटेंशियल पहले से ही बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है ऑलरेडी। मान लो 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ बना रहा है। ये कह रहा मेरी वजह से 10 वोल्ट तुम्हें दूंगा मैं। अब ये कह रहा मेरा का टोटल पोटेंशियल मुझे क्या चाहिए? अब जीरो करने के लिए इसको अर्थ से कुछ चार्ज बोरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चार्ज नहीं ले, और कैसा चार्ज, किस साइन का चार्ज आएगा अर्थ से? नेगेटिव चार्ज इस पे आके फैलेगा, और वो नेगेटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, और बिल्कुल वैसा ही बनाएगा जैसा बाजू वाला चार्ज बना रहा। फिर क्या होगा? आपस में टोटल पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कि जितना बाहर वाला बनाएगा उतना ही फैला हुआ चार्ज बना के हर जगह काटेगा, जिससे टोटल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर विल बिकम जीरो। तो अगर कोई कहता है कि ऐसे अर्थिंग कर दें तो पॉजिटिव चार्ज के सामने कंडक्टर, उस पर कैसा चार्ज अपीयर होगा? साइन बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज के सामने रखोगे तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव बना रहा है। और रखना क्या है पोटेंशियल?
तो जिसको अर्थ करते हैं उसका चार्ज जीरो होना कंडीशन है या पोटेंशियल जीरो होना कंडीशन? पोटेंशियल जीरो। अकेला है तो चार्ज भी जीरो दिख रहा है, तो मन में ऐसी फीलिंग आती है कि जिसको अर्थ करेंगे उस पर चार्ज ही नहीं रहता। लेकिन सही बात क्या है? जिसको अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल जीरो है। उस पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज की जरूरत है, तो वो चार्ज कहां से आ जाएगा? है ना? तो लेकिन अब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला ये न्यूट्रल कंडक्टर था, ये न्यूट्रल था, अर्थ करने से पहले न्यूट्रल था, इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसने कैसा चार्ज अर्थ पे भेज दिया? तो आप कहेंगे मान लो +Q1 भेज दिया, या आप बोल सकते हैं अर्थ से कैसा खींच लिया। तो वो आपको चॉइस देना, मतलब वो क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ के देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या दिया। ऐसा बोला कि कौन सा कैसा साइन ऑफ चार्ज गोज फ्रॉम दिस कंडक्टर टू अर्थ, तो पॉजिटिव चार्ज गोज। और अगर बोला अर्थ से कैसा साइन का चार्ज है, तो माइनस, वो ऑप्शन आपका होगा, है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से। तो कंडीशन क्या है कि जो अर्थ कंडक्टर है उनका पोटेंशियल हमेशा जीरो। तो टोटल पोटेंशियल जीरो किसका? जिस कंडक्टर को अर्थ कर दो। ठीक है, एक सवाल करा रहा हूं, यही सबसे मस्त सवाल है अर्थिंग में। इसमें दो स्फेरिकल शेल्स हैं, बिल्कुल वैसा ही वाला कहानी है जिसमें जैसे दो, एक छोटा एक बड़ा, एक के ऊपर एक। इसमें देखो किसको अर्थ करने वाले हैं हम लोग। एक्चुअली ये अंदर तो अर्थ नहीं हो सकती ना इसके, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल बना के वायर बाहर निकाल के और यहाँ अर्थिंग किया गया होगा। समझ गए क्या? होल क्यों बनाया? वायर उसको टच करा देंगे तो वो भी अर्थ हो जाएगा। तो किसको अर्थ कर रहे हैं हम? छोटे वाले को कर रहे हैं, बड़ा वाला अर्थिंग नहीं किया है। जिसको हमने अर्थिंग किया है उसको चार्ज देने का ठेका किसका है? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसके लिए हम क्यों सोचे? समझ गए? इसलिए इस सवाल में चार्ज किस पे डाला हुआ है, पढ़ो जरा। बोल रहा बड़ा वाला जो स्फीयर है उसको हमने चार्ज दिया, कितना? Q, +Q दे दिया। और छोटे वाले को अर्थ किया, उसको हमने नहीं दिया। अगर उसको चार्ज की जरूरत होगी तो कहां से आएगा? अर्थ से आएगा। और कंडीशन क्या होगी? किसका पोटेंशियल जीरो? छोटे वाले का कि बड़े वाले का? छोटे वाले का। क्यों? अगर बड़े वाले को अर्थ कर दे तो हमें फिर बड़े वाले पे हमें चार्ज डालना नहीं, वो अर्थ से आता, हम चार्ज छोटे वाले पे डालते। समझ गए ना? तो सवाल में ऐसे ही होगा कि जिसको अर्थ करेंगे उसको चार्ज क्यों देंगे, वहां तो अर्थ से आ ही रहा है। हमारी चार्ज देने का रेलेवेंस क्या है भाई? हम दे भी देंगे तो भी चार्ज अर्थ से आ जाके बदल ही जाएगा। लेकिन बड़े वाले को हमने चार्ज दिया, उसका चार्ज का टोटल वैल्यू अभी भी क्या है? क्यों? बाद में भी क्या रहेगा? उसका चार्ज चेंज नहीं हो सकता, वो कंजर्व है। ठीक है, सवाल ये पूछा, अरे के हटाओ ना रे, के कहां से आ गया? चार्ज का वैल्यू तो पूछा होगा, फाइंड चार्ज अटेन। तो हमने बोला लेट चार्ज ऑन इनर शेल बी Q1। कहां से आया ये Q1? अर्थ से ऐसे सरकते सरकते Q1 चार्ज इस पे फैल गया। ये सब कॉन्सेंट्रिक होते तभी काम करता, वरना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलते। खैर कॉन्सेंट्रिक, Q1 आके बैठ गया। अब हम बोल रहे पोटेंशियल टोटल जीरो कर देंगे किसके सरफेस का? हाँ नहीं, अब देखो ये इधर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना है। समझ गए क्या? जिसको अर्थ कर रहे हैं उसके सरफेस का पोटेंशियल जीरो करना है। आपको याद आया कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो जितने चार्ज हैं सब अपना अपना पोटेंशियल बनाते हैं, फिर सबको ऐड। कितने स्फीयर हैं इसमें? 2 है। एक पे चार्ज कितना है? बड़े वाले पे +Q है, और दूसरे पर कितना है? Q1 है। कहां से आया ये Q1? अर्थ से। क्यों आया? हो सकता ना आया हो। अभी तो ना आया होगा तो Q1 का आंसर जीरो आ जाएगा ना। हमने इसलिए क्या मान लिया? अर्थ से कितना चार्ज आ गया? तो जिसको अर्थ करते हैं उस पे चार्ज अननोन जो भी आ जाएगा वही पता लगाना है सवाल में। तो हमने उसको क्या मान लिया? अब तो Q1 आ गया ना, उसको Q1 मान लिया है,
तो अभी भी क्या छोटे वाले को न्यूट्रल ही बोलते रहेंगे? नहीं, अब आ गया चार्ज, आने के बाद उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? छोटू वाले का, छोटे वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो क्यों हो जाएगा? जिसको अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? जो अदर चार्जेस हैं वो तो हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अर्थ वाले कंडक्टर को मैं एक चार्ज अज्यूम कर लूंगा और अज्यूम करने के बाद टोटल पोटेंशियल को जीरो कर दूंगा। तो बताना, बड़ा वाला स्फीयर, जैसे ये जब हम ऐसे करते तो मैं आपको पुराने जमाने में ले चलता हूं। पुराना जमाना था जब आप अपनी मर्जी से अर्जुन बनके जो चाहते थे वही देखते थे और जो नहीं चाहते थे वो नहीं दिखता था। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि एक ये जो क्यू चार्ज का 3r रेडियस का स्फीयर है, केवल यही स्फीयर होता, केवल यही, और यहां अंदर जो पॉइंट है 3r रेडियस का स्फीयर है, उसका चार्ज क्यू है, और उसके अंदर किसी r डिस्टेंस का पोटेंशियल निकालना होता तो क्या आंसर होता? 3r रेडियस का स्फीयर का चार्ज क्यू है और अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो क्या आंसर होता? तो आप छोटा स्फीयर दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है आपको, जिसका चाहिए पोटेंशियल उसी का लिख सकते हो, आपको वही देखना है। तो इसका आंसर है के क्यू बाय 3r। अब उसको भूल जाओ, बड़े स्फीयर को भूल जाओ। अब छोटा स्फीयर है जिसका चार्ज q1 है और उसके सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए, कितना हुआ? k1 बाय, और दोनों का सम, दो ही तो है, दो ही तो स्फीयर है, तीन होते तो, तीन होते तो तीन का सम करके जीरो का देते। एक और ऐड कर देते। अभी इसमें एक और स्फीयर होता 5r रेडियस का, उस पर 3q चार्ज होता तो, अबे तो उसका भी पोटेंशियल लिखते, फिर तीनों का सम जीरो कर देते। कोई बहुत बहुत मुश्किल बात हो गई क्या? किसका चार्ज हमको पूछा जाएगा? अरे जो अर्थ किया उसी का पूछा जाएगा, बाकी लोगों का क्यों नहीं पूछ रहा? वो तो मैंने जो दे दिया वही रहेगा ना, उसमें क्यों बदलेगा भाई? उसमें कहीं आने जाने का तरीका, रास्ता बनाया ही नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? बहुत ही लॉजिकल बात है कि क्यू जिसको दिया उसको क्यू ही रहेगा, और जिसको हमने दिया नहीं उसके पास कहां से आया? वो तो न्यूट्रल था, कनेक्ट कर दिया ना अर्थ से, अब कुछ न्यूट्रल नहीं है। अब अर्थ से जरूरत है तो आएगा, नहीं जरूरत है तो नहीं आएगा। कितना आया Q1 का आंसर? -q/3 आया। -q/3 से क्या पता चल रहा है? नीचे से -q/3 या तो मान लो, या फिर +q/3 इधर से निकल के अर्थ में चला गया, ऐसा भी मान सकते हैं। करेक्ट है क्या? तो बोलता है कि छोटे स्फीयर से कितना चार्ज निकल के अर्थ में गया? +q/3। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द चार्ज अटेन्ड बाय इनर स्फीयर। कितना आंसर है? अर्थ से इतना चार्ज। हाँ बोलो सर KQ/3r कैसे हुआ? मतलब 3r क्यों लिया? वो सेंटर पे लिया हमने। नहीं, अरे आप अर्जुन नहीं बने ना, इसलिए गड़बड़ है। अगर तुम अर्जुन होते तो आप जान जाते। एक स्फीयर जिसका चार्ज q और रेडियस 3r है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, तो ये कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट चलता है, और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। याद आया क्या? या फिर मैंने बताया r और 3r की लड़ाई हो रही है। 3r का स्फीयर है और r पे पूछा है, दोनों में लड़ाई हो गई, तो क्या ऐसे लिख देंगे सर r और 3r मतलब 2r लिख देंगे क्या? नो सर, r2 - r1 नहीं लिखना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से चल रहा है, वही लिखना है। लेकिन लड़ाई दो की है, तो क्या आंसर लिख देंगे? 3r। यस सर। ठीक, ये हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, केवल जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे चार्ज आया -q/3, तो इसके सामने वाले सरफेस पे कितना? +q/3। तो ये आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना है? -q/3 2q/3। अरे कितना होता है वो? टोटल q/2q/3। 2q/3, क्योंकि बड़के वाले को कितना चार्ज दिया गया है, उसमें से q/3 अंदर के सरफेस पे दिख रहा है, तो बाहर कितना दिखेगा? दोनों ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? कंडक्टर पे तो चार्ज कंजर्व ही रहेगा ना,
तुम लोग फिर से लल्लू निकल गए क्या? इसको मैंने 10 कूलम दिया, इधर दिख रहा +4, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे? +6 कैसे आया? 4 ही लिख देंगे, -4। जब 10 दिया तो दोनों मिला के 10 ही रहेगा। इधर +4 कहां से आया? हो सकता है यहां पे कोई दूसरा प्लेट हो -4 का, नहीं याद आया? जैसे अंदर -q/3 तो सामने +q/3 हो गया, लेकिन दो सरफेस मिला के q ही रहेगा। या फिर उल्टा बोलो, यहां पे q होता था तो यह -q होता था तो +q बाहर चला जाता था। ये -q/3 है तो यहां +q/3 यानी -q/3 बाहर चला गया, तो q में -q/3 ऐड हो गया। कितना हो गया? q/3। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रोज ही पूछ रहा हूं मैं, और रोज आप लोग उल्टा सीधा आंसर बीच बीच में मारने लगते हो, तो केयरफुल रहो भाई। ये सब चीजें, इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? Q के सामने -q का उल्टा बाहर चला गया, जो दिया उसके साथ ऐड कर लो। ये तो सिंपल लॉजिक है, इसको भी रट के जाओगे क्या कि कोई भी सवाल है Q के सामने -q डाल देंगे? ठीक है, एक सवाल और करते हैं, आप मुझे बताना, सॉल्व कर देना आप। एक R है, एक 2R है, एक 3R है। बहुत सिंपल सवाल कर रहे हैं। बीच वाले को अर्थिंग कर देंगे, इसको चार्ज मैंने Q दिया, इसको चार्ज 2Q दिया, ये रेडियस R है, ये 2R है, ये 3R है। तो एक को चार्ज हमने दिया है और सबसे बड़े वाले को भी हमने दिया है, बीच वाले को क्यों नहीं दिया? अगर मैं दे भी देता तो मेरे चार्ज का कोई रेलेवेंस, क्योंकि अर्थ से आने के बाद उसका चार्ज बदल ही जाएगा। समझ गए क्या? तो बीच वाले का चार्ज कितना है, वही सवाल पूछा है। तो क्या करें, क्या मान लें? Q1 मान लेते हैं। तो फाइंड चार्ज ऑन अर्थड कंडक्टर Q1। फटाफट करो, किसके आप पोटेंशियल 0 करोगे? मिडिल वाले का, बीच वाले का, बीच वाले का। KQ बाय KQ/R। अरे Q कौन सा चार्ज है? सर वो तो इनर छोटे वाले का चार्ज Q है, और उसके सेंटर से किस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं? छोटे वाले का ही पोटेंशियल निकालना है। -7q/6 है। नहीं, मुझे मालूम नहीं, अभी अभी तो सवाल बनाया। बताओ, हम कहां का पोटेंशियल 0 कर रहे हैं? 2R वाले का कर रहे हैं कि R वाले का कर रहे हैं? अबे तो 2R वाले का कर रहे हैं, तो जब R वाले का निकालोगे तो 2R ही लिखना पड़ेगा। लल्लू समझ गए क्या? तुमने बोला सर ये स्फीयर R रेडियस का है, लेकिन इसकी वजह से 2R पे कितना पोटेंशियल बनेगा? अबे तो R वाले की वजह से 2R पे पूछोगे तो 2R ही चला जाएगा नीचे, 2R वाले की वजह से 2R पे पूछोगे तो 2R चला जाएगा, और 3R वाले की वजह से 2R पे पूछोगे तो 3R रहेगा। समझ गए क्या? लड़ाई तो समझो, कॉन्फ्लिक्ट तो होने दो दिमाग में। छोटा स्फीयर है, Q चार्ज रेडियस R का, लेकिन पोटेंशियल निकाल रहे हैं 2R पे। क्यों निकाल रहे हैं 2R पे? क्योंकि उसी को अर्थ किया है भाई, और दूसरी जगह क्यों निकालेंगे? KQ बाय बोलो 2R प्लस KQ1 बाय 2R प्लस K2Q बाय 3R इक्वल टू 0। तो Q1 का वैल्यू आया 2Q/3 माइनस Q/2, ये ऐसे आ गया। क्यों भाई? -7/3 -7Q/, बहुत मुश्किल होगी लग रही बात। होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा। ऐसा सवाल, ऐसा बात पूछ रहे हैं भाई कोई। होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था? एक चार्ज बाहर रखा था स्फीयर के, वो एक, हाँ स्फीयर के बाहर चार्ज था वो वाला ना। बहुत ही अच्छा सवाल है वो, बहुत रोना ही आ जाता मुझे, वो सवाल इतना अच्छा है। चलो ये हो गया ना, ये ये 7Q/3 माइनस कहां से आया? अर्थ से आ गया। अगर बोलते स्फीयर से कितना रिजेक्ट हुआ? +7। हो गया, बहुत बहुत सिंपल बात है।
अच्छा बताओ, ऐसे सवाल को कोई रट के जा सकता है क्या कि इसका आंसर रट लेते 7/3 आता है बार में वही लगा दें? ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कितने स्फीयर है, कौन सा अर्थ किया, उसके हिसाब से अलग अलग आंसर आ सकता है। बट आपको क्या करना है, जिसको अर्थ किया उसको चार्ज अननोन मान लो, फिर सबका पोटेंशियल लिख के इक्वल टू 0 कर दो, अपने आप अननोन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्या? बट ये ज्यादा पूछते नहीं है, इसलिए ज्यादा घबराने की बात है नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आखिरी पार्ट है हमारा। अभी जो प्रैक्टिस में हम सवाल करेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बहुत सारे सवाल करेंगे। जैसे एक चार्ज को यहां से छोड़ दिया, वेलोसिटी v1 था, वहां पहुंच गया तो वेलोसिटी v2 हो गया, तो k1 प्लस u1 इक्वल टू, ये कुछ याद आई बात? सर कब है वो वाली क्लास? वो कल रात में 10 बजे, 1 आवर केवल, कल रात 10 से 11 बजे, और फिर हर दिन अगले 2-3 दिन हर दिन, यानी कल रात 10 से 11। तो देख लेंगे कितने लोग हैं जो जोश में सवाल कर रहे हैं, और वर्त भी है समय लगाना, क्योंकि मेरी भी मेहनत लग रही, और कोई कर नहीं रहा, सब सो रहे हैं, या 2 बच्चे दिख रहे हैं ऑनलाइन है तो 2 दिख रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट चार्ज का? म्यूट। तो टीचर क्या करेगा? वो करा एंड मीटिंग फॉर ऑल, छत पे जाओ कूद जाओ। क्या बचा टीचर के? जीवन जीने का कोई हक है? कोई हक नहीं, मरना पड़ेगा। तीसरा हिस्सा डाइपोल है। डाइपोल में भी मामला बहुत मजेदार है, और बहुत अच्छे मेथड्स और ट्रिक है जो इसमें मैंने बना रखी है डाइपोल कैलकुलेट करने की। पहले समझ लो डाइपोल क्या होता है। मामला बहुत सिंपल है। डाइपोल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा टेस्ट के लिए। हर डाइपोल में जितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी टोटल चार्ज 0 दिखेगा, एक साइड थोड़ा पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। जैसे एटम को डिस्टॉर्ट कर दे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पकड़ के ऐसे खींच लिया, न्यूक्लियस को पकड़ के ऐसे खींच लिया, तो एटम ऐसा लग रहा है इलोंगेट हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इधर पॉजिटिव का, सेपरेट हो गया, चार्ज फिक्स हो गया, सेपरेशन। तो सेपरेशन को अगर ए लिखा है तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बनाई गई है जिसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन। समझ गए? और इसका डायरेक्शन फ्रॉम -q टू। अच्छा, ये फील्ड या फोर्स जैसा नहीं है प्रॉपर्टी, ये डाइपोल की अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने मान लो कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे मैंने बोला ये पेन है, इस पेन का मास 50 ग्राम है, तो ये 50 ग्राम इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? ऐसा तो नहीं इस पेन का मास वहां पे 50 ग्राम है, ऐसा बोलते क्या? जबकि फील्ड तो पोजीशन वाइज बोलते थे, याद है आपको? ये चार्ज है, इसकी फील्ड 50 है, इसका कोई सेंस नहीं बना। क्यों? क्या सब जगह 50 बना रहा होगा? कब बोलेंगे इस पॉइंट पर फील्ड क्या है, तो तुम बोलोगे इस पॉइंट पे 50 है, उस पॉइंट पे क्या, उस पॉइंट पे हो सकता है 30 हो, यहां पे क्या, यहां हो सकता है 80 हो। तो हर जगह इसका प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग बात होती है, और एक इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इसकी पहचान है। जैसे इसका मास 50 ग्राम है, तो इसका मास 50 ग्राम कहां है, मतलब समझ रहे, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, किस ऐसे फैली नहीं है दुनिया में कि 50 ग्राम फैला हुआ, ये इसका खुद का प्रॉपर्टी, इसको पहचान मिल रही है इससे। समझिए, जैसे इसमें कितने एटम्स होंगे वो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर इतना एटम छुपा हुआ है। वैसे ही हर डाइपोल की अपनी पहचान क्या है। एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? उसके डाइपोल मोमेंट से। कोई कहेगा मेरा डाइपोल मोमेंट, तुम मेरा डाइपोल, मेरे पास एक डाइपोल है लेकिन मेरा डाइपोल तुम्हारे डाइपोल से अच्छा है, तो कैसे कहोगे भाई? कैसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं? चमक रहा है ज्यादा, सुंदर दिख रहा है, कैसे पता चलेगा उसका डाइपोल है? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो डाइपोल स्ट्रॉन्गर, उसी की प्रॉपर्टी बेटर। तो डाइपोल है तो चार्ज ही ना, चार्ज है तो चार्ज की तरह ही फील्ड भी बनाएंगे, लेकिन कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा किसी पोजीशन पे? इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो दो डाइपोल को कंपैरिजन करने के लिए हमने पहले एक फैक्टर बना लिया, क्या नाम रख दिया? डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेट करने का तरीका, चार्ज इंटू सेपरेशन, डायरेक्शन -q से +q। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसको अलग अलग नहीं इमेजिन कर सकते,
तो किसी दो चार्ज के ऑब्जेक्ट मतलब मिला के डाइपोल बोल दिया, तो डाइपोल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ये नहीं कहना तो डाइपोल में ऐसा करेंगे, प्लस क्यू के इफेक्ट को अलग निकालेंगे, माइनस क्यू के इफेक्ट को अलग निकालेंगे, बाद में दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। डाइपोल अपने आप में एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक डाइपोल एक ऑब्जेक्ट हो गया, एंटिटी पूरी अलग है। चार्ज इनटू सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट निकालने के सवाल होंगे, मतलब तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा डाइपोल मोमेंट, ऐसे याद भी रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है डाइपोल में, और याद करते समय भी अपने आप से यही सवाल पूछना कि क्या डाइपोल मोमेंट निकालने के तरीके हमें पता चल गए। मैं भी 3-4 तरीके बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको अपने आप से पूछना है कि डाइपोल करता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। समझ गए? कहीं डाइपोल रखा है तो करेगा क्या? वो फील्ड बनाएगा, और क्या बनाएगा? वो पोटेंशियल भी बनाएगा, जैसे चार्ज बनाते वैसे डाइपोल भी बनाएगा। तो इनकी दो प्रॉपर्टी है। और तीसरी बात जो पढ़ेंगे वो क्या है कि यही डाइपोल खुद कैसे बिहेव करेगा जब इसको किसमें रख देंगे, किसके फील्ड में, कोई दूसरे। जैसे एक स्फीयर है, वो चार्ज स्फीयर है, उसके फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया, याद है? मान लो एक ऐसा स्फीयर लिया नॉन कंडक्टर, उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी कट करके निकाल दिया, बीच में क्या हो गया? फील्ड बन जाता है, याद है? क्या आंसर आया था? रो डेंसिटी का एक स्फीयर था, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी बना दी। हाँ, कितना आया था? रो आर तो पूरे उसका था, C1 का एक का सेंटर है, C2 कैविटी का सेंटर है, रो और डिस्टेंस बिटवीन बोथ। रो ए बाई 3 Center. एप्सिलॉन नॉट, अगर सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ये है, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैविटी के अंदर फील्ड। तो उस कैविटी के अंदर डाइपोल रख दिया, तो वो डाइपोल कहां आ गया? हाँ, कैविटी के अंदर रख दिया तो कैविटी में आ गया। बहुत बढ़िया जवाब है। किसमें आ गया? एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कौन बना रहा है? अभी तो रो वाला चार्ज फील्ड ही तो बना रहा है, और क्या कर रहा है? तो डाइपोल को किसी दूसरे के फील्ड में रख दो। समझ गए क्या? सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं? डाइपोल कितना फील्ड बना रहा है। थर्ड पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं? डाइपोल को किसी और के फील्ड में रख दो तो उसको कैसा फील हो रहा है। समझ गए? तो डाइपोल दूसरों पे फोर्स लगाएगा वो सेकेंड पार्ट में, और डाइपोल को दूसरे लोग सूतेंगे तो वो, समझ गए ना, दूसरे की फील्ड में घुसेगा तो डाइपोल पे फोर्स लगेगा। समझ गए? तो ये तीन किस्से हैं। डाइपोल मोमेंट पहले पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लो दो ही चार्ज है किसी डाइपोल में, तो भी सॉल्व करके दिखाऊं क्या? चार्ज इनटू सेपरेट। जैसे एक चार्ज का वैल्यू +5 कूलम है, दूसरे का वैल्यू -5 कूलम है, और दोनों चार्ज के बीच का गैप 1 माइक्रोमीटर है या 1 मिलीमीटर है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो आप इनमें से कोई एक वैल्यू पकड़ लीजिए, कोई एक वैल्यू, कोई एक, और ये जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, टोटल नहीं बोलना है, वो टोटल पे तो सारे आंसर 0 आएंगे, क्योंकि डाइपोल में तो जितना पॉजिटिव है हमेशा ही उतना हाँ, तो ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, लेफ्ट या राइट? तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन लेफ्ट में हो गया। मतलब किसी ने बोला हमने डाइपोल रखा हुआ देखा, उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, तो आपको बोलना 5 × 1 मिलीमीटर जो भी, और वो कैसे रखा होगा, तो आपने बोलना अगर डाइपोल को एक एरो की तरह इमेजिन करो, तो वो एरो लेफ्ट की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। समझ गए ना? अगर एक डाइपोल को एक एरो की तरह इमेजिन करें तो एरो, उसका एरो का हेड किस तरफ होगा? -Q से +Q की तरफ होगा। तो ये डाइपोल भूल जाओ और सोचो कि ये एरो ही डाइपोल है, ये एरो डाइपोल है। समझ गए ना? इसका वैल्यू भी पता चल गया और इसका डायरेक्शन ऐसे लेफ्ट में, चार्ज का साइन। ठीक है, लेकिन ये तो मतलब ये कोई सवाल थोड़ी ना हुआ, चार्ज सेपरेशन दे दिया फिर डाइपोल मोमेंट पूछ लिया। ऐसा लग रहा है क्या ये पूछा जाएगा? नहीं, तो सवाल में कुछ चमत्कार आएगा। तो मैं 3 चीजें बता रहा हूं। पहला, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दिए हैं, मेनी पॉइंट चार्जेस आर गिवन, अब डाइपोल बन रहा है, तो इसमें पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि जितने पेयर वाइज डाइपोल बन रहे हैं
सबको बना लो। तो मेक ऑल पेयर वाइज डाइपोल्स, देन P total is vector P1 plus vector P2 and so on. मैं आपको करके बताता हूं, सॉल्व करके देखो। मान लो यहां प्लस क्यू और प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू और माइनस क्यू है। तो आपने कहा कि इसमें दो डाइपोल दिख रहे हैं साफ साफ। तो जितने पेयर, एक बार एक चार्ज एक डाइपोल में यूज हो गया तो वो चार्ज फिर दूसरे डाइपोल में यूज नहीं होगा। तो आप ये नहीं कहना सर एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है और एक ही है, ना ना ना, अब नहीं है। समझ गए क्या गड़बड़ है? जो चार्ज एक डाइपोल में यूज हो गया फिर वो, तो ऑल पॉसिबल पेयर नहीं लेने हैं, जितने डाइपोल अलग अलग बन रहे। तो ये डाइपोल हो गया, ये मान लो एल का साइड है, तो बताओ ये लेफ्ट वाले डाइपोल का आंसर हो गया Q इंटू एल, और नीचे की तरफ है, मान लो मैंने इसको माइनस जे कैप बोल दिया, नीचे कैसे आया समझ में है? और ये भी QL है और इसका डायरेक्शन भी माइनस जे कैप है। तो हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट का आंसर क्या हो गया? 2QL माइनस जे कैप। ठीक है, एक ट्राई और करते हैं। यहां पे प्लस 2Q लिखा है, यहां माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक, तो आपने बोला ये 2Q जो चार्ज है इसको Q प्लस क्यू इमेजिन कर सकते हैं। इसमें कितने चार्ज हो गए? Q के दो हो गए, तो एक Q का माइनस क्यू के साथ ये पेयर बन जाएगा, एक Q का माइनस क्यू के साथ पेयर बन जाएगा। समझ गए क्या? अच्छा, यहां पे 2Q लिखा है और ये 3Q लिखा। अब बोलो, तो आप बोलेंगे ये Q का माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू का एक पेयर बन गया, तो प्लस क्यू यूज हो गया इसके साथ, तो फिर बचा कितना? तो समझ गए क्या? हमेशा कंप्लीट पेयर बनने ही है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ पेयर बनेगा ही। पहचान पा रहे हो? तो आपने बोला ये एक डाइपोल मोमेंट हो गया क्यों, मान लो ये साइड भी L है, ये भी L है, ये √2L है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये वाला डाइपोल का आंसर क्या हो गया? Q इंटू एल, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ चल रहा है। अच्छा, ये वाले का इस तरफ चल रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो ये वाला ऐसा टेढ़ा हो गया, कितना हो गया? इसका चार्ज 2Q है, यहां भी प्लस 2Q माइनस 2Q है, तो 2Q इंटू, दिखा क्या? अच्छा, अब ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है कितने एंगल पे है? आपको 45 डिग्री पहचान में आ रहा है? तो इसके दो कंपोनेंट कर दे। डाइपोल मोमेंट ये चल रहा है, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, वैल्यू ये रहा, तो इसके दो कंपोनेंट कर दे, कॉस थीटा साइन थीटा 45 डिग्री पे, तो ये √2 गायब हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर 2QL, और इधर भी हो जाएगा, और इधर भी कितना था? ये Q था माइनस क्यू प्लस क्यू, QL था। तो 2QL और QL मिलके वर्टिकल में टोटल कितना दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल में कितना दिख रहा है? तो हमको फाइनल आंसर क्या दिख रहा है? 3QL वर्टिकल में और 2QL हॉरिजॉन्टल में। तो इसका रिजल्टेंट बना पाएंगे? तो टोटल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन सकता है? यहां पे इसको स्क्वायर कर दो, तो ये 9 + 4 13 हो जाएगा। बहुत मुश्किल बात होगी लग रहा है। पेयर जितने बन पा रहे हैं, बट चार्ज रिपीट नहीं होना चाहिए। एक चार्ज किसी पेयर में यूज हो गया तो वो चार्ज फिर दोबारा यूज नहीं होगा। प्लस के माइनस के साथ बना दीजिए और एरो अलग अलग बना के डायरेक्शन लिख दीजिए। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग तरीका भी नहीं है। इसमें कोई ऐसा मजा भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है अरे यार बहुत पेयर बनाने पड़ेंगे, बहुत काम हो गया। तो दूसरा एक्साइटिंग तरीका देखो। दूसरा तरीका डाइपोल मोमेंट निकालने का इससे भी आसान एक तरीका है, लेकिन सबको अलग अलग चमकता है अलग अलग समय पे। तो सिग्मा क्यू IRI ये वेक्टर है, इससे लिखा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन सिग्मा QIRI लिखा है। ठीक है, अब इस तरीके के लिए क्या लिखना है? टेक ओरिजिन एनीवेयर, जहां मर्जी ओरिजिन ले लो। ठीक है, जैसे इसमें है कितने चार्जेस थे, टोटल कितने चार्जेस हैं? तो आपको ऐसे नहीं बोलना केवल पॉजिटिव देखेंगे केवल नेगेटिव देखेंगे, टोटल कितने चार्जेस हैं? 4 है। कहीं भी आपकी मर्जी ओरिजिन ले लीजिए। तो मैंने सोचा यहां ओरिजिन ले लेते, ये है ओरिजिन हो गया। ठीक है, यहां नहीं ले सकते क्या? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए।
अब हर चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बस उतना ही करना है। तो बताना, ये क्यू चार्ज पर ओरिजिन है तो क्यू इंटू जीरो, समझ गए क्या? ये क्यू चार्ज कितना दूर है, एल आई कैप या एल जे कैप? आई कैप। तो हमने लिखा क्यू इंटू जीरो प्लस, इसके लिए लिखा क्यू इंटू एल आई कैप। अच्छा, इसके लिए बोलो, ये वाले चार्ज के लिए चार्ज का वैल्यू क्या है? माइनस क्यू, साइन लिखना है, मॉड नहीं लगाया यहां, है ना, माइनस क्यू। और ये एल आई कैप प्लस एल जे कैप है, दिखा क्या? तो आगे लिखा प्लस, चार्ज का वैल्यू है माइनस क्यू, वेक्टर है एल आई कैप प्लस एल जे कैप, चौथा प्लस, चौथा वाला भी माइनस क्यू है, कहां पे है? माइनस क्यू एल जे कैप। अब देखो आई कैप और माइनस क्यू एल आई कैप ये कट जाएंगे कि नहीं, और ये माइनस क्यू एल जे कैप और माइनस क्यू एल जे कैप ऐड हो गए, क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ रहा था? देखो आ रहा है। कितने चार्ज थे? चार थे, चारों का पोजीशन चारों के चार से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वेक्टर में लिखो, सबको ऐड करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई पेयर वेयर बनाने की जरूरत नहीं है। पेयर कभी बनते हैं, कभी नहीं भी बनते। जैसे इसमें ओरिजिन यहां ले लिया, यहां पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है, इसका चार्ज इंटू जीरो हो गया, ये कहां पे है? एल आई कैप, ये कितना चार्ज है? माइनस, बोलो, वैल्यू नहीं बोलनी इसमें, साइन के साथ बोलना है, माइनस टू क्यू इंटू एल आई कैप। और ये कहां पे है? प्लस 3Q इंटू एल जे कैप, तो यहां पे प्लस 3Q इंटू, तो माइनस 2Q इंटू प्लस 3Q इंटू, क्या यही आंसर है? देखो ये और ये ऐसे ही दिख रहा है, देखो, समझ गए? तीन चार्ज थे, एक पे हम बैठ गए, वो तो जीरो ही हो गया, बाकी को Q1 R1 Q2 R2 कर दो। ये भी बहुत बड़े तरीके। ये कब लगाएंगे? देखो कब, क्या बहुत सवाल तो बनते भी नहीं है, बट ये क्या है कि अगर आपको पेयर बनाने की इच्छा नहीं हो रही है कि अरे 55Q उधर दे दिया और यहाँ पे 1Q फिर 3Q फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे पेयर यार, हजारों बनाने पड़ रहे हैं, फैला हुआ है चार्ज, Q1 R1 प्लस Q2 R2 ऐसे करते जाओ, ऐड करते। लेकिन इसमें कोई छोड़ना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, मतलब चार्ज का साइन के साथ वैल्यू। दो मेथड सीख गए क्या? तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड भी बड़ा एक्साइटिंग मेथड है, थर्ड मेथड। तीसरा है कि आप जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको सबको इकट्ठा करके एक चार्ज बना दो। जैसे यहां Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 पॉजिटिव है, Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 सब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अलग फैला है, नेगेटिव अलग फैला है। तो हमारा पहला तरीका क्या था कि आप सबको जितने भी पेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता किसको किसके साथ पेयर ले रहे हो, बट Q को अगर एक Q के साथ ले लिया तो उसका जो बचा है दूसरे के साथ चला जाए, उसका जो बचा है तीसरे के साथ चला जाए। तीसरे मेथड में जितना पॉजिटिव चार्ज है सबको मिला के एक पॉजिटिव चार्ज बना लो, और मिलाने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करो जो सेंटर ऑफ मास में यूज किया था। कभी आपने सेंटर ऑफ मास, बहुत सारे मास का एक सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, ऐसा कोई कहानी सुना है? ठीक है, तो हमने क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेट ऑल पॉजिटिव चार्ज एट वन पॉइंट यूजिंग सेंटर ऑफ चार्ज। और चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज को मैंने क्या लिख दिया? सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास, और सेम फॉर नेगेटिव चार्ज। अब इसमें कौन से सवाल करने हैं? जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के सवाल है। जैसे देखो, सेम फॉर नेगेटिव चार्ज, फिर फॉर्मूला यूज करो, डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू, क्योंकि अब सारे चार्ज मिलके एक पॉजिटिव हो गया, सारे नेगेटिव मिलके एक नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, एक के सेंटर ऑफ मास से दूसरे का सेंटर ऑफ मास। देखो ध्यान से, एक रॉड है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसका चार्ज Q है। फिर एक और रॉड है इसी से चिपकी हुई, इस पे भी नेगेटिव चार्ज माइनस Q है, ये रॉड का लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। पूछा डाइपोल मोमेंट बताओ, तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा फैला हुआ नहीं है, इसको क्या करो? सेंटर ऑफ मास पे डाल दो। कहां होगा रॉड का सेंटर ऑफ मास? उसके मिड पॉइंट पे, यहां हो गया प्लस Q। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा?
L उसके by मिड पॉइंट में, समझ गया, रिजिड बॉडी दिया होगा ऐसे ही कर देना है। तो ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, इनका डिस्टेंस L/2 है, ये भी L/2 है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, समझ गए क्या? चार्ज का वैल्यू इनटू सेपरेशन। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन चल गया लेफ्ट। प्रॉब्लम हुआ सीखने में ये रिजिड बॉडी जैसा दिया है तो करेंगे, डिस्क्रीट मासेस दिया है तो भी कर सकते हैं। हाँ, पहले वाला सवाल करते हैं। देखो, मान लो ऐसे यहां पे रखा है 2Q, ये रखा है -Q और ये भी है -Q। तो 2Q तो पॉइंट चार्ज है, तो उसमें तो इसको जोड़ना ही नहीं है। -Q ऐसे दूर दूर रखे, ये भी L है, ये भी L है, कहां पे बैठा देंगे इसको, दोनों का सेंटर मास। दो -Q है, कौन सा -Q बड़ा है, तो सेंटर मास कहां होगा, तो L by बीच में 2 मतलब कहां, तो इधर से L/2 हो गया, समझे क्या? इस चार्ज को क्या बोल दिया हमने, अब ये दोनों चार्ज को यहां खिसका दिया, समझ गए क्या? yes दोनों yes चार्ज हटा के एक बना दिया, टोटल -2Q हो गया। तो बताओ इस +2Q और -2Q के बीच में सेपरेशन कितना दिखाई दे रहा है, ये L है, ये L/2 है, ये 90 डिग्री मान लो। हाँ बोलो बोलो जल्दी, बहुत ही 2 मुश्किल होता pi है by स्क्वायर 2L करके ऐड करना। पाइथागोरस की आत्मा मर चुकी है, मतलब आत्मा बची थी, आदमी तो पहले ही मर गया था, वो भी आज सुसाइड कर लिया स्वर्ग में, अभी अभी खबर आई कि क्या A² + B² का रूट सिखा के आए थे धरती वालों को, इंडिया में हुआ। अच्छा, मान लो ये समझ में आ गया, ये √5, तो आंसर क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, बताओ। चार्ज का वैल्यू कितना है, 2Q - 2Q 2Q इंटू 2Q √5 by 2 √5 L by 2 L/2, आंसर आ गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, Q1R1 + Q2R2 + Q3R3 कर दो, ओरिजिन कहीं ले लो। तीसरा तरीका क्या हो सकता था, ये Q का -Q के साथ एक पेयर हो गया, ये Q का -Q के साथ दूसरा पेयर हो गया, दोनों पेयर का बीच में 45 डिग्री हो गया, दो वेक्टर को 45 डिग्री पर ऐड करना है। कोई मेथड पता है, क्या फॉर्मूला होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा, ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा। पहचान पा रहे हो जाएगा आपसे। तो ये हमने सीख लिया। हाँ, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये मान लो एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। अब यहां पे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले अगर याद है तो आपसे हो जाएगा। इसके सेंटर पे मैंने -Q रख दिया, तो ये जो रिंग सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होता है। ये एक बार लिस्ट बनाई थी, 4-5 सेंटर ऑफ मास की लिस्ट बनाई थी मैंने, 12 थे वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 14 से भी ज्यादा थे। सेंटर ऑफ मास 4-5 चीजों का मैंने बताया था, एक सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी cylinder सर्कुलर डिस्क, disk एक हॉलो हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, एक हॉलो कोन और सॉलिड कोन, ऐसे 5-6 का रिजल्ट मैं बताता हूं, उसमें से कुछ cube रिजल्ट वाला अब। भी था क्यूब वाला भी था, क्यूब का सेंटर मास कहां होगा, वो तो वहीं जहां चार्ज रखते थे फिर बराबर Q/6 आता था, तो वो तो A/2 हर डिस्टेंस। आधे वाले, जैसे पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अरे ये कोई सवाल हुआ, center वो तो सेंटर पे होगा ही। पूरे रिंग का सेंटर मास कहां होगा, अभी तो पूरा रिंग है तो फिर तो पता ही है। क्या सवाल क्या होता है, मतलब कौन सी चीज है जो ध्यान रखनी पड़ेगी, वो भी लिखो क्या, फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर, वो भी याद करते हो, ये वाला याद करना है 2r/π। तो पूरे पॉजिटिव चार्ज को यहां बैठा देना है, समझ गए, और नेगेटिव चार्ज कहां था, वो पॉइंट चार्ज ही था, वो सेंटर पे यहां बैठा था, यहां सेंटर पे, और ये चार्ज सेंटर मास पे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, Q इंटू 2r/π। डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिंग है और नेगेटिव रिंग नीचे है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ हाँ सही बोल रहे, कौन बोला,
कैसे बताओ इनको? अरे ऊपर वाला सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ गया और नीचे वाले सर्कल का कहाँ गया? उसका 2r/π ऊपर होता है तो नीचे वाले का कहाँ होगा? वो भी ऊपर चला जाएगा। 2r/π ऊपर, फिर इसका 2r/π नीचे, यहां हो गया प्लस क्यू, यहां हो गया माइनस क्यू। कितना डिस्टेंस हो गया? और डाइपोल मोमेंट हो गया, समझ गए क्या? एक स्फीयर है, उसके सामने एक रॉड रख दिया, स्फीयर प्लस क्यू है, रॉड माइनस क्यू, बोल रहा डाइपोल मोमेंट बताओ क्या करोगे? स्फीयर का सेंटर पे रख दो, रॉड का मिड पॉइंट पे रख दो, फिर गैप निकाल लो। ये वाला मेथड समझ गए क्या? अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है तो आप डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये पहली और आखिरी बार हो रहा है कि चार्ज को हम सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी और कैलकुलेट, मतलब पहले भी मैंने मना किया था कि अभी भी चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके पॉइंट चार्ज बना के कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं। ओनली वी कैन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट यूजिंग दिस, क्योंकि फॉर्मूला Q1R1 + Q2R2 सेंटर ऑफ मास से मिलता जुलता है। तो ये आप करना घर पे। ये अभी करा दिया मैंने, इसमें चार्ज नहीं दिया, लैम्डा दिया है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बिना सॉल्व किए बता सकते हो, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ऊपर -2q लिखा है, नीचे +q लिखे हैं, +q मिला के कहां बिठा दोगे? तो आंसर, अच्छा डायरेक्शन किधर आएगा बताओ? नीचे क्या होता है? नीचे सी होगा। बोलो क्या आंसर? कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता भाई, हर बार चालाकी से कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाते हैं सवाल। इसमें क्या आंसर बनना चाहिए? तो हमने तो निकाला ही नहीं, √3L है, डिस्टेंस ये सब है। आप समझ रहे हो हमको क्या मतलब है? डायरेक्शन एक ही में मैच कर रहा है। देखो पहचान गए क्या? हो पा रहा है सॉल्व? दो चार्ज एक जैसे दिखे, बीच में बैठा दिया 2q, बट वैल्यू, अगर वैल्यूज भी मैच करानी होती तो क्या ये डिस्टेंस निकाल पाते इक्विलैटरल ट्रायंगल में? ये वाला, ये कितना एंगल होता है? 45 होता है। 3 बराबर साइड्स हैं। दो 3 सवाल मैंने कराए 40। अब सारे ट्रायंगल का एंगल हमेशा क्या रहता है अभी? 45 एंगल रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आज से लिख लो भाई, ये सब इंफॉर्मेशन काम आती है कि क्या है ना। कोई क्लास में 45, किसी में 60 भी रहता है। ठीक है, तो डाइपोल का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्या था? टू कैलकुलेट डाइपोल। लेकिन एक फॉर्मूला और है, उस पर बेस्ड कभी बनता नहीं, कभी सवाल नहीं आया आज तक। तो लेकिन वो इंटीग्रेशन है। अगर आपको वेरिएबल दे दे, चार्ज डेंसिटी या कुछ भी वेरिएबल दे दे, तो dq × r। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमने बड़े ऑब्जेक्ट को तो किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉइंट चार्ज में। और कहां रख दिया? सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर वो नहीं करना हो, मतलब वो मेथड नहीं पता हो, तो फिर लोग कैसे करते होंगे कि बड़ा ऑब्जेक्ट है या सेंटर ऑफ मास नहीं पता है तुम्हें, तो नहीं पता है तो क्या करोगे? तो फिर बड़े ऑब्जेक्ट को किस में ब्रेक करना पड़ेगा? छोटे पार्टिकल में। और छोटे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस छोटे, जैसे वही फॉर्मूला होगा ना, Q1R1 + Q2R2 + Q3R3 है, वहां पे पॉइंट चार्जेस थे। ऐसे इंटीग्रेट करने से होता है, लेकिन हम इसका कुछ करेंगे नहीं। समझ रहे हो? कभी किसी एग्जाम में ये आया नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एडवांस की क्लास में मैं इसका एक सवाल करके दिखाऊंगा, थोड़ा खतरनाक, कि वेरिएबल डेंसिटी कुछ भी हो रहा है, आर्बिट सर्बिट, तो वो एडवांस में बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला होता है। और हमारा कहानी अब नहीं करेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। डाइपोल नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ओवर। हमारा 17th क्लास था आज ना, तो 18 में खत्म। हम बहुत सही चल रहा है, स्पीड ठीक है अभी, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। 1-2 क्लास में सवालों को
खींचता रहूंगा थोड़ा और, पुराने पुराने बातें जो भी है, बहुत बड़ा चैप्टर था, भूल सकते हैं आप लोग, इसलिए थोड़ा रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में 2 स्फीयर ज्वाइन कर दें, अरे ये क्या पूछ लिया राधिका, अर्थिंग में, अर्थिंग वाले सवाल का एक कहानी पूछा, 1 मिनट में पढ़, अर्थिंग वाला ये, यस सर। हाँ, इस वाले में दोनों स्फीयर को ज्वाइन करें। देखो ज्वाइन करने का मतलब ही क्या हो गया कि ये 2 स्फीयर मिलके एक हो गए। अब एक कंडक्टर को अर्थ करेंगे तो क्या होगा, सारा चार्ज गड्ढे में घुस जाएगा भाई। अकेला कंडक्टर, 2 जोड़ा तो 1 कंडक्टर हो गया, ठीक है ना, 2 जोड़े तो 1, और एक को अर्थ करा तो दोनों अर्थ हो गए एक साथ, तो फिर सारा चार्ज ही अर्थ में चला जाएगा। समझ गए क्या? डीपीपी 7 के बाद अभी तक डीपीपी नहीं आई है, ऐसा शिकायत करा है, अभी अभी भेज देता हूं। डाउट सेशन हो सकता है, डाउट सेशन नेक्स्ट क्लास के बाद 1-2 सेशन जो करेंगे वो डाउट सेशन ही करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है किसको किस लेवल के डाउट हैं। जैसे कुछ बच्चे बड़े हाई फाई लेवल के डाउट पूछते हैं, तो आप लोग अगर डाउट भेजोगे व्हाट्सएप में, पर्सनल में भेज दो, तो उसको मैं कैटेगराइज कर लूंगा। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो एडवांस के क्लास में ही डिस्कस करने चाहिए, उसमें सबको परेशान नहीं करना चाहिए, वो अलग ही चलते हैं, वो किसी नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते। तो कुछ ऐसे डाउट हैं तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा डाउट है जो किसी भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करता है तो उसको नॉर्मल में करेंगे, इस तरह से। तो अगर डाउट भेजोगे तो मैं अलग अलग क्लास में डिस्कस करूंगा, नहीं तो दोनों लेवल की एक क्लास लगा दूंगा, एक एडवांस वाली एक मेंस वाली। नमस्ते शताक्षी, डाउट भेज देना आप। बाय बाय।